झारखंड की नौकरशाही में भ्रष्टाचार का घुन, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। आम लोग हैं शर्मिंदा और एक ये हैं कि शर्म इनको आती नहीं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में जब झारखंड का उदय हुआ था, तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि निश्चल और संवेदनशील संस्कृति के समाज वाला यह प्रदेश बहुत जल्द भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ेगा और देश में इसकी चर्चा इसकी खनिज संपदा के साथ भ्रष्टाचार के कारण भी होगी। झारखंड को राजनीति के चतुर खिलाड़ियों, सत्ता प्रतिष्ठान के चाटुकार, नौकरशाहों और पैसे कमाने की अंधाधुंध होड़ में लगे लोगों ने जमकर लूटा और हर दिन यहाँ भ्रष्टाचार के नए किस्से सामने आने लगे। झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ कभी एक ही रात में 7 पुल बह जाते हैं, तो कभी करोड़ों के खर्च से बने बांध को चूहे कुतर जाते हैं। कभी बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वजह से पूरा का पूरा मकान ढह जाता है, तो कभी हजारों हेक्टेयर में लगाए गए जंगल को मवेशी चढ़ जाते हैं। एक ताकतवर महिला IAS अधिकारी अवैध तरीके से राजधानी के बीच में जमीन खरीद लेती है और फिर बिना नक्शा के उस पर अस्पताल बनवा लेती है। एक अन्य IAS अफसर पूरे सिस्टम को तब तक रोके रखता है जब तक कि उसे उपकृत नहीं कर दिया जाए। हालत यह है कि झारखंड को लूटने वालों की पहचान अब जरा भी मुश्किल नहीं है। उनकी विलासिता, बेहिसाब दौलत और संपत्ति का अश्लील प्रदर्शन झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के सीने पर सांप बनकर लौटने लगा है। भ्रष्टाचार ने झारखंड को आर्थिक चोट ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अब इन कहानियों के अदृश्य नायकों का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है। झारखंड में भ्रष्टाचार की इन कहानियों की पृष्ठभूमि में राज्य के भविष्य का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की एक महिला IAS अधिकारी दीपाली रस्तोगी के उस चर्चित लेख से, जिसे भारतीय नौकरशाही के लिए आई ओपनर कहा जाता है। इस लेख में वह लिखती हैं कि हम अपने बारे में, अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में और अपने अनुभव के बारे में बहुत ऊंची राय रखते हैं और सोचते हैं कि लोग इसलिए हमारा सम्मान करते हैं, जबकि असलियत यह है कि लोग हमारे आगे इसलिए समर्पण करते हैं क्योंकि हमें किसी को फायदा पहुंचाने या किसी का नुकसान करने की ताकत दी गई है। हमें वेतन और सुविधाएं इसलिए मिलती हैं कि हम अपने काम को कुशलता से करें और सिस्टम विकसित करें। सच्चाई यह है कि हम कुप्रबंध और अराजकता फैलाकर पनपते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए चुन सकते हैं और बाकी की उपेक्षा कर सकते हैं। हमें भारतीय गणतंत्र का स्टील फ्रेम माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में दूरदृष्टि ही नहीं होती। हम अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा के अनुसार औचक निर्णय लेते हैं। हम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का अपनी जागीर की तरह अपने फायदे में या अपने चहेते लोगों के फायदे में शोषण करते हैं। हम काफी ढोंगी हैं, क्योंकि यह सब करते हुए हम यह दावा करते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। दीपाली रस्तोगी के लेख के इस अंश को झारखंड की नौकरशाही से जोड़ने पर साफ पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। झारखंड के संदर्भ में देश के एक अन्य चर्चित IAS अधिकारी रहे अनिल स्वरूप ने कहा था कि झारखंड की कुव्यवस्था के लिए नौकरशाही ढांचा और लोक सेवक आंशिक रूप से जिम्मेवार है। जब झारखंड अलग राज्य बना, बिहार की नौकरशाही चारा घोटाले के दबाव में गुजर रही थी। ऐसे में RS शर्मा और राजीव गौबा जैसे उत्कृष्ट लोक सेवक थोड़े दिनों के लिए नए राज्य में मुख्य सचिव बनने के बाद केंद्र में चले गए। बकौल अनिल स्वरूप, झारखंड में अनेक ऐसे नौकरशाह हैं जो बेहद काबिल हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की अक्षमता, अनिर्णय और बेईमानी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। वैसे तो भारत में भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है, लेकिन इसके बेलगाम होने का सिलसिला उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण और विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थशास्त्र से जोड़ा गया। तब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। साम्यवादी चीन बाजारोमुखी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के रास्ते औद्योगिक विकास का नया मॉडल बन चुका था। पहले भ्रष्टाचार के लिए परमिट लाइसेंस राज को दोष दिया जाता था, पर जब से देश में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, विदेशीकरण, बाजारीकरण एवं विनियम की नीतियां आई, तब से घोटालों की बाढ़ आ गई। इन्हीं के साथ बाजारवाद, भोगवाद, विलासिता तथा उपभोक्ता संस्कृति का भी जबरदस्त हमला शुरू हुआ। लेकिन झारखंड के IAS अफसरों के कारनामों की फेहरिस्त तो इतनी लंबी है कि इन पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक घटना याद दिलाते हैं। यह घटना 2004 की है। झारखंड बने 4 साल ही हुए थे। राज्य में तैनात एक IAS अधिकारी राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके अशोकनगर के इलाके में अपने लिए एक मकान खोज रहे थे।
तभी उन्हें अरगोड़ा में बने एक अपार्टमेंट के बारे में जानकारी मिली। वह उसे देखने पहुंचे और फ्लैट की बुकिंग कराने की जगह उन्होंने पूरा अपार्टमेंट ही खरीद लिया। उस अपार्टमेंट में 8 फ्लैट थे। सौदा 2.5 करोड़ में तय हुआ था। उन दिनों इस सौदे की खूब चर्चा हुई थी। बाद में उस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर आलिशान बंगला बनाया गया। हाल के दिनों में IAS पूजा सिंघल के कारनामों से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। तब सवाल उठता है कि इस स्थिति का कारण क्या है। इसका जवाब बहुत मुश्किल भी नहीं है। इस विकराल होती समस्या के पीछे राज्य के राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। पिछले 22 वर्षों में झारखंड में एकाध मामलों में ही IAS IPS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई इसका प्रमाण है। पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को छोड़ दें तो झारखंड के कई ऐसे IAS IPS अफसरों ने अकूत संपत्ति अर्जित की है और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। उदाहरण के लिए राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव के पास हाउसिंग कॉलोनी की जमीन पर विशाल बहुमंजिला इमारत है। हर कोई जानता है कि पूर्व DGP DK पांडे ने काके के चामा में अवैध तरीके से जमीन खरीद ली और फिर उस पर आलीशान मकान बना लिया। उनकी पत्नी के नाम से हुए इस पूरे सौदे के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव AK बसु को चारा घोटाले में 2017 में सजा भी सुनाई गई थी। यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड के एक IAS अफसर के पास रांची में एक 7 मंजिला व्यवसायिक इमारत है, तो एक पूर्व मुख्य सचिव ने मुंबई में फिल्म स्टूडियो में निवेश कर रखा है। झारखंड के अफसरों के भ्रष्टाचार की कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि पहले ये लोग अपनी संपत्ति दूसरे राज्यों में निवेश करते थे, लेकिन अब ये खुलेआम झारखंड में निवेश करने लगे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि अब इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ गई है। एक IAS अफसर ने कहा था कि यदि पूजा सिंघल के खिलाफ 2010 में ही मनरेगा घोटाले में कार्रवाई हो गई होती तो आज झारखंड को शर्मसार नहीं होना पड़ता। भ्रष्टाचार की यह नदी ऊपर से शुरू होती है तो नीचे तक आती है। अपने सीनियर अफसरों के कारनामे को देखकर जूनियर अफसर भी सोचते हैं कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो फिर संपत्ति अर्जित करने में बुराई क्या है। प्रख्यात हास्य कवि काका हाथरसी की एक मशहूर कविता है, क्यों डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर। अच्छी और कमाओ पोस्टिंग की लालच में अफसर अपने राजनीतिक काकाओं के आगे दुम हिलाते हैं और बदले में भ्रष्टाचार का लाइसेंस पाते हैं। झारखंड को लूटने वाले इन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई का समय आ गया है। इनकी महंगी पार्टियों का शोर, जिनमें विदेशी शराब पानी की तरह बहाई जाती है और संपन्ना का अश्लील प्रदर्शन किया जाता है, अब झारखंड के जंगलों बस्तियों में सुनी जाने वाली मांदर की थाप की गूंज में इसे दबाने के लिए यह मुफीद वक्त है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।